नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव को लेकर मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण इसलिए भी खास है क्योंकि इस चरण में सीएम योगी गोरखपुर से चुनावी मैदान में है। विपक्ष भी पूरी दमखम के साथ मैदान में है। 2017 के चुनाव में छठे चरण की 57 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल छठे चरण पर सबकी नजरें हैं। यूपी के छठे चरण के मतदान के लिए मंगल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 3 मार्च यानी गुरुवार को छठे चरण का मतदान होगा। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती जिलों में मतदान होंगे। छठे चरण में कई समीकरण हैं। आइए उनको बारी बारी से समझते हैं। पहले हॉट सीट गोरखपुर सीट की बात करते हैं, जो पूर्वांचल के लिहाज से टर्निंग पॉइंट है। हॉट सीट गोरखपुर क्या है समीकरण? गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी। सपा से सुभावती शुक्ला मैदान में है। सुभावती शुक्ला पूर्व बीजेपी नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस से चेतना पांडे, बसपा से ख्वाजा शमसुद्दीन लड़ रहे हैं चुनाव। क्या बरकरार रहेगा गोरक्षपीठ मठ का परचम? 60 के दशक से मठ को चुनाव में कभी हार नहीं मिली। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4,50,000 वोटर हैं। गोरखपुर ब्राह्मण बहुल सीट है। शहरी सीट पर 60 से 65,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। कायस्थ मतदाताओं की संख्या 95,000 है। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 35,000 है। मुस्लिम मतदाता 50,000 के करीब हैं। वैश्य वोटर 45,000 हैं। निषाद मतदाता 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000 मतदाता हैं। पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। जातिवाद चलेगा या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये एक सवाल है। वहीं छठे चरण का समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है, उस पर एक नजर डालते हैं। छठा चरण क्या है समीकरण? सीएम योगी की पूर्वांचल में मजबूत पकड़। 3 दर्जन सीटों पर खास नजर। बीजेपी के बागी रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इम्तिहान। ओबीसी मतों को लेकर सस्पेंस। छठे चरण में जिन जिन जिलों में मतदान होना है वो सभी जिले पूर्वांचल में आते हैं। गोरखपुर की सदर सीट हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है पूर्वांचल के अखाड़े में कौन जीत का नगाड़ा बजाएगा, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश है। आइए इस चरण में कुछ खास तथ्यों पर फोकस करते हैं। छठा चरण, कुछ अहम तथ्य। चुनावी मैदान में 676 प्रत्याशी। 2017 में 57 में 48 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को मिली थी जीत। 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2,14,62,816 मतदाता हैं। 1,14,63,113 पुरुष, 99,98,383 महिला और 1,320 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 57 सीटों में से 37 सीटों के चुनाव क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। छठे चरण में 27% दागी, 182 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 38% प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं इस चरण में सीएम योगी के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 मंत्री भी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री चुनाव मैदान में हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बांसी सिद्धार्थनगर से चुनावी मैदान में हैं।
डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री इटवा सिद्धार्थनगर से चुनावी मैदान में हैं। मंत्री श्रीराम चौहान खजनी सुरक्षित गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं रुद्रपुर देवरिया से जयप्रकाश निषाद मंत्री चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। जाहिर है पूर्वांचल की सियासी तस्वीर क्या निकलती है, इसका ओवरऑल नतीजों पर असर पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके से शुरू होने वाला चुनाव अवध से और बुंदेलखंड से होता हुआ अब पूरब की तरफ जा रहा है। आखिरी के 2 चरण बचे हैं, जिसमें छठा और 7वां दोनों पूर्वांचल के जिले हैं। पूर्वांचल काफी अहम माना जाता है। अहम इसलिए कि जिसने जिसने पूर्वांचल फतेह किया वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा। अगर हम 2007 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 की अगर हम बात करें तो 28 जिलों की 165 से ज्यादा सीटों पर, जहां सबसे ज्यादा 107 सीटें अखिलेश यादव ने कब्जाई थी और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर हम 2017 की बात करें तो इन सीटों में 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं और समाजवादी पार्टी को मात्र 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने भी इस इलाके में, चाहे एम्स की बात करें, उर्वरक कारखाने की बात करें या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, सभी उपाय किए हैं। तो निश्चित है अब देखना यह है कि 6 और 7 जब इन दोनों चरणों के मतदान हो जाएंगे तो जनता किसको सिर माथे बैठाती है। हालांकि अगर हम 3 तारीख के मतदान की बात करें तो चुनावी प्रचार थम चुका है और अब 3 तारीख को वोटिंग होनी है छठे चरण के लिए। अब देखना यह है कि जनता किसको गद्दी पर बैठाती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिजली 24 घंटे मिल रही है। पिछली सरकार में बिजली का भी मजहब था। होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर अंधेरा रहता था। सपा सरकार ईद और मुहर्रम पर बिजली देती थी। जान रहे हैं ना, सरकार औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार इसलिए जो दमदारी के साथ विकास का कार्य भी कर सके, दंगाइयों को रोक सके, गरीबों के घर तक योजनाओं का लाभ भी दे सके और पेशेवर माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से सही रास्ता भी दिखा सके। भारतीय जनता पार्टी आप सबको सुरक्षा, विकास और शासन की योजना से जोड़ने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो गरीबों का अन्न हड़प जाते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे और विकास की योजना में डकैती डालते थे। आप मुझे एक बात बताइए, संजाई, नूरुद्दीन चक, मोदीपुर, महेशरा के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? दोनों हाथ पाकर मुझे बताओ, बिजली मिलती थी? आज मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, बिजली पहले चेहरा देख करके आती थी, बिजली की भी जाते और मजहब हुआ करता था। आज तो नहीं है ना, आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है। कोरोना कालखंड में आप सबको राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? देखो, दोनों हाथ पाकर संकोच क्यों करते हैं? आज व्रत रखा है क्या शिवरात्रि का? व्रत में तो व्यक्ति को और उत्साह के साथ। मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर दंगे हुए हैं क्या? पहले होते थे ना, और दंगा कैसे रोकना ये मैंने प्रतावन में ही सीखा है। यही आप ही लोगों के साथ काम करते थे ना हम लोग। और देखिए, जो लोग यहाँ पे पहले अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी करते थे, कौकसी करते थे, बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, मंदिरों में तोड़-फोड़ करते थे, उस कालखंड में यहाँ के नौजवानों ने सबने मिलकर के मेरे साथ जो सहयोग किया था और जो ये मॉडल एकदम शांति हो गई थी यहाँ पे, आज वही शांति पूरे प्रदेश में है ना? पूरे प्रदेश में शांति। और पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान तो नहीं डालता है।
आज कोई अराजकता तो नहीं फैलाता है, गौकसी तो नहीं करता है। और हमने संकल्प लिया है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पर्व और त्योहार में आस्था के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये विकास का पैसा पहले कहा जाता था, सपा बसपा के लोग हड़प जाते थे। भाइयों बहनों, अभी सरकार ने तय किया है, अभी तो वैक्सीन, राशन और विकास के कार्य हुए हैं, एक झलक है। अभी तो आने वाले समय के लिए सरकार ने तय किया है कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में होली और दीपावली को रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। बेटी की शादी के अनुदान को 51,000 से बढ़ा के 1 लाख तक करेंगे। और यही नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन धारी जितने अन्नदाता किसान हैं, 5 साल के अंदर ये व्यवस्था करेंगे कि उनको बिजली का कोई बिल देना ही न पड़े। अभी वहीं जेपी नड्डा ने महाराजगंज और कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी की डबल इंजन ने यूपी में विकास करके दिखाया है। जिनको 3 तलाक का 13वीं शताब्दी का दंश सता रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक समाप्त करो। किसी नेता में ताकत नहीं थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया दोबारा, और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और पंकज चौधरी के बटन दबाने से 3 तलाक सदा सदा के लिए भारत से समाप्त हो गया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज 2 साल के अंदर 80% 3 तलाक के मामले घट गए। 3 तलाक के 80% घट गए। मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया मोदी जी ने। और इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान साथी, इनका कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हम दम से। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी छठे चरण के चुनाव प्रचार थमने से पहले बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता जनता से झूठ बोलते हैं। जो मंदिर की छत दिखाई दे रही है, वहां भी 3 नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीछे सड़क पर अभी भी लोग आ रहे हैं। दाएं हाथ पर और पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। वहीं बसपा की सुप्रीमो मायावती ने मिर्जापुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बार बार आप लोगों को कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। कौन जीत रहा है
कौन हार रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताना है। इस ओर केवल आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों को अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को एक एक सीट को, अपनी मिर्जापुर मंडल की एक एक सीट को आप लोगों को जिताना है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी दिवाकर विक्रम सिंह ने रोड शो निकाला। दिवाकर विक्रम सिंह के रोड शो में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी तरंडी महाराज और प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी, प्रदेश संयोजक पंकज तिवारी ने शिरकत की। हिंदू महासभा प्रत्याशी दिवाकर विक्रम सिंह का काफिला शोहरतगढ़ से निकलकर परसा बढ़नी होते हुए पूरे विधानसभा का भ्रमण किया। हमारी पार्टी 3 जगह पे लड़ने के लिए तैयारी की थी, लेकिन 2 जगह के बनारस के पर्चे हमारे खारिज हो गए हैं। 1 जगह से शोहरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। कितनी उम्मीद है, क्या सोच के आप लड़ रहे हैं? एक तरफ भाजपा जाहिर है, सहयोगी दल है, और आप अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। क्या सोच के, क्या प्लान है आपका? ऐसा कि भाजपा हम ही से एक निकली पार्टी है। आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी है, हिंदू महासभा से 1915 की ये पार्टी है। हम अपने मुद्दों पे, हम हिंदू राष्ट्र के मुद्दों पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे भाजपा से कोई प्रतिद्वंदा नहीं। अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोग उपलब्ध हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी तिदंडी जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, प्रदेश संयोजक पंकज तिवारी जी एवं अन्य पदाधिकारी गण यहाँ पे आए हैं। और फ़र्क की जहाँ तक बात है, ये पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं और शोहरतगढ़ एक हिंदुत्व का केंद्र रहा है। और आज इस रैली के माध्यम से हम लोग हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाएं और हिंदुत्व के नाम पे वोट करें, जिसकी जनभागीदारी सरकार के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फंसे हापुड़ के सरावनी गांव निवासी फिरोज ने एक वीडियो बनाकर वहां के हालात को दिखाया है कि किस तरह भारतीय छात्र वहां पर रह रहे हैं और भारत सरकार से उनको वहां से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो में फिरोज ने वहां पर मौजूद अन्य छात्र छात्राओं से भी बात करते हुए वीडियो अपने परिजनों को भेजा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वहां पर कई सारे छात्र नजर आ रहे हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए राशन है, ना ही पीने के लिए पानी। वो एक कबाड़ जैसी जगह पर शरण लिए हुए हैं। जो भी हमारी यहाँ प्रॉब्लम है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो सब पहुँचाना चाहता हूँ। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ यहाँ पर जो बच्चे मतलब रह रहे हैं, हम सब कैसे हैं इस बंकर में रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ भाई। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेकार स्थिति है और आप सोच सकते हो कि फ्यूचर डॉक्टर कैसे यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। जहाँ पर इंसान एक दिन ना रह सके, हमको यहाँ 4 दिन हो चुके हैं और बिना किसी खाने के, बिना पानी के यहाँ बच्चे, आप देख सकते हो कितनी गंभीर स्थिति में यहाँ बच्चे रह रहे हैं। सुदीक्षा जी प्लीज़ हमको यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कंजस्टेड लोग लेटे हुए हैं। किसी को जगह मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। एक गद्दे पे, गद्दे तो अब हम ऊपर से उठा के लाए अपने रूम से, वरना गद्दे भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे इतने कूड़े कचरे में बैठे हैं सारे। ये हैं फ्यूचर डॉक्टर्स की हालत आज के टाइम पे। बिना खाने पीने की, बिना दवाई की हालत ये है। 1 घंटा भी ना रुक पाए और हमको यहाँ 4 दिन हो चुके हैं, वो भी बिना किसी खाने और पानी के। अभी मैं कुछ सीनियर्स हैं हमारे या कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। मैं उन सबसे आपकी 2 मिनट बात कराऊंगा। ये हमारे सीनियर्स हैं भैया, खालिद भैया इधर, और ये हैं सौरभ भैया। इन भैयाओं की वजह से ये जो हम जूनियर्स हैं सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और ना ही हमको यहाँ के मतलब हमको लैंग्वेज आती है, कुछ आता है। यही भैया जो हमको इन्होंने संभाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया कुछ यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में हमको बताएं। बॉम्बिंग कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज पूरा, पहले हम लोग सुबह ग्रोसरीज लेने जा सकते थे, लेकिन आज से सब बंद कर दिया गया है। हमारे का खाने का कुछ इंटेक है नहीं, कुछ फूड हम लोगों को कुछ आता पता है ही नहीं कि कहाँ क्या कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो हम फेस कर रहे हैं। हाथरस के सादाबाद से यूक्रेन पढ़ने गए शिवानी गुप्ता आखिरकार सुरक्षित वापस अपने घर लौट आई हैं। घर लौटने पर मीडिया से बातचीत करते हुए उसने और उनके परिजन ने भारत सरकार का आभार प्रकट किया। शिवानी ने यूक्रेन की खराब हालत बताते हुए कहा है कि वहां पर हर दिन डर के साए में गुजारना पड़ रहा है।
यूक्रेन के अधिकांश इलाकों में धमाकों की आवाज़ लोगों में दहशत पैदा कर रही है। शिवानी पिछले 4 साल से MPSC की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी। यूक्रेन में आपसी जंग के बाद वापसी के दौरान उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब इंडिया में आके अपने घर पे आके क्या स्थिति थी वहाँ पे मतलब डर का माहौल था। वहाँ पे कीव में अटैक हुआ 24 तारीख को सुबह पे, सब हम डरे हुए थे कि बस अपने घर जाएं कैसे भी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी हेल्प करी, फ्लाइट वगैरह का अरेंजमेंट करवाया, फिर एक एक करके बच्चे निकाले गए। फिर आज कल की मेरी फ़्लाइट थी, फिर मैं शाम को ही लैंड करके 5:10 पे फिर मैं अपने घर आ गई। कुछ और भी साथी हैं जो भी वहाँ हाँ, जो अभी एक बार में 250 बच्चे आए थे। एक बस पहले हमसे निकल चुकी थी, कल हमारा दूसरा नंबर था, तो 250 करके बच्चे जा रहे थे। अच्छा लग रहा है अपने मतलब इंडिया में आके अपने घर पे आके। क्या स्थिति थी वहाँ? अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ है, हमें भी खुशी का माहौल है। जब भी यहाँ अटैक हुआ था रूस और यूक्रेन का, तब क्या स्थिति थी और क्या लगा था? तो घबराए हुए थे कि बच्चे हमारे पास आए। 5 साल से हमारे पास नहीं थी, इतना पैसा खर्च किया, फिर भी डर रहे थे हम पूरे परिवार वाले। अभी हमारी शिक्षा बेटी की अब अच्छा लग रहा है। अभी शिक्षा बाकी है? हाँ, अभी है 1 साल की। वो उसके लिए क्या सोचा है? अब देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है। मेरा बच्चा शादाब अली के नाम से है और यूक्रेन के वेनेक्सिया सिटी में नेशनल मेडिकल कॉलेज में वो स्टडी कर रहा था और 4 वर्ष है उसका। और वो वहाँ से खुद अपने रिस्क पे वो हंगरी बॉर्डर पे आए, लेकिन हंगरी बॉर्डर से जो है इमरजेंसी वीज़ा बनवा के वो हंगरी में अंदर प्रवेश कर गए। फिर इंडिया की एम्बेसी ने इंतजामात करके बस के द्वारा और उनको वहाँ हंगरी की राजधानी पहुँचा दिया है और वहीं इंडिया गवर्नमेंट की ही व्यवस्था से एक होटल में वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले वहाँ से कन्नौज जिले के छिबरामऊ के रहने वाले ब्रजपाल शाक्य की 2 बेटियां यूक्रेन से अपने घर आई हैं। दोनों बेटियों को देखकर माता पिता भावुक हो गए। आपको बता दें कि ब्रजपाल शाक्य की दोनों बेटियां कामना और करिश्मा यूक्रेन में MPS की पढ़ाई कर रही थीं। दोनों बेटियों ने बताया कि यूक्रेन में रूस की लगातार बमबारी जारी है। सायरन बजने के बाद 1 मिनट तक घर की सारी लाइटों को बंद रखना पड़ता है। बंकर में -डिग्री तापमान होने की वजह से लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी भारत के हज़ारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टर्नोपिल में ही थे और वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी। क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास नोटिस आया कि जब ये सायरन बजेगा तो आपको बंकर्स में जाना है। एक मिनट का सायरन बजेगा तो आपको सारी लाइट ऑफ करनी है, यहाँ तक कि मोबाइल की भी लाइट ऑफ करनी है। कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट जलेगी तो वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ हम लोग बंकर्स में चले गए और ऐसे गए। वहाँ पे बंकर्स में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था, तो हम लोग जूते उठा के जो हमें मिला, और ये भी हमसे कहा गया कि एक बैग रेडी रखना जिसमें थोड़ा खाना हो, आपकी थोड़ी चीजें हो, क्योंकि हो सकता है आपको बंकर्स में 2-3 दिन रहना पड़े, तो उसके सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ सामान हो। तो हमने बैग रेडी कर लिए थे। हम हमेशा रेडी रहते थे, जूते पहन के रहते थे, ताकि कभी भी वो कह सकते हैं गेट के पास तो हम एकदम से बंकर्स में भाग जाएं। बंकर्स मतलब नीचे अंडरग्राउंड में होता है। जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है, जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे और वेस्ट ईस्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।